नमस्कार बटोही न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ पत्रकार बटोही। नहीं छूटेगी महत्वपूर्ण खबर कोई। आज अपनी खबरों की कड़ी में हम आपसे यूट्यूब चैनल्स के विनियमन और मीडिया चैनल्स अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस संबंध में भारत का संविधान, भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य अधिनियम व विनियम क्या कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इन समस्त पक्षों के आधार पर भारतीय प्रेस को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं तथा उन पर कौन कौन से युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बटोही न्यूज़ यूट्यूब चैनल भी अपनी हर एक खबर का विश्लेषण करने के दौरान संविधान में उल्लिखित प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों व दिशा निर्देशों तथा भारत सरकार के अधिनियमों व विनियमों इत्यादि का पालन करेगा। इसके अलावा हम अपनी प्रत्येक वीडियो में हर खबर का निष्पक्ष मूल्यांकन व उसका भेदभाव रहित विश्लेषण भी करेंगे। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी किसी भी खबर या खबर के किसी भी हिस्से से देश के किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे। हम अपनी खबरों के विश्लेषण के दौरान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था व देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों की गरिमा का पूरा ख्याल रखेंगे। हम किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा की ओर एक तरफा झुकाव, सरकार के एक पक्षीय समर्थन या विपक्ष के अंध विरोध जैसे मुद्दों में उलझने से भी बचेंगे। और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई चूक होती है तो हम इसके लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी भी होंगे। इसी बीच हम आपके समक्ष यह स्पष्ट कर दें कि भारतीय कानून के अनुसार किसी यूट्यूब चैनल को विशुद्ध रूप से मीडिया चैनल नहीं माना जाता है, बल्कि वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्लॉग, OTT प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग एप्लीकेशंस इत्यादि को मध्यवर्ती यानी इंटरमीडियरीज के रूप में परिभाषित किया गया है और इन समस्त प्लेटफॉर्म्स का विनियमन वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ही किया जाता है। तो ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता पर चर्चा करने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर भारत में यूट्यूब चैनल्स के विनियमन हेतु क्या व्यवस्था की गई है। भारतीय कानून यूट्यूब चैनल्स के विनियमन के बारे में आखिर क्या कहता है। यूट्यूब चैनल्स के विनियमन की जिम्मेदारी भारत में किन मंत्रालयों को दी गई है और आखिर इन यूट्यूब चैनल्स को विनियमित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दरअसल भारत सरकार ने वर्ष 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के 2 मंत्रालयों को संयुक्त रूप से दी गई है। इन मंत्रालयों में पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वर्ष 2021 में ही ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत सरकार को ये नियम अधिसूचित करने पड़े। दरअसल वर्ष 2021 में ही अचानक ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था जिनके चलते ये नियम लाए गए, बल्कि लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा था कि YouTube तथा अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से कुछ लोग सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी सामग्री निरंतर प्रकाशित कर रहे थे तथा जानबूझकर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा इन नियमों को अधिसूचित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से लेकर जून 2023 तक यानी लगभग 2 वर्षों की समयावधि में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 150 से अधिक यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया, क्योंकि वे निरंतर भारत विरोधी सामग्री प्रकाशित कर रहे थे। इन प्रतिबंधित किए गए यूट्यूब चैनल्स में अपनी दुनिया टीवी, सच टीवी नेटवर्क, खबर तेज, इंफॉर्मेशन हब, मेरा पाकिस्तान, खबर विद अहमद, सलमान हैदर ऑफिशियल आदि प्रमुख थे। इन सभी यूट्यूब चैनल्स के कुल सब्सक्राइबर 12 मिलियन से अधिक थे और इनके द्वारा प्रकाशित की जा रही भारत विरोधी सामग्री को लगभग 1325 मिलियन लोगों द्वारा देखा जा चुका था। इसका अर्थ है कि इन भारत विरोधी यूट्यूब चैनल्स का एक अच्छा खासा डिजिटल आधार तैयार हो चुका था। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि भारत सरकार इन मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म्स को भी विनियमन के दायरे में लेकर आए। अतः भारत सरकार द्वारा लाई गई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। दरअसल
इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को नियंत्रित करना जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स इत्यादि के माध्यम से सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा कर दे रहे हैं तथा राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, भारत की अखंडता, भारत की गरिमा और भारत की साख को ठेस पहुंचा रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, MX प्लेयर जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मैसेजिंग एप्लीकेशंस आदि के उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही तय करना भी है। ज़रा ध्यान दें कि भारत में मौजूद अधिकांश मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म्स मूलतः विदेशी हैं और उनके मुख्यालय भी भारतीय धरती पर मौजूद नहीं हैं। ऐसे में ये भारतीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे और इन्हें भारत के किसी भी कानून के माध्यम से विनियमित नहीं किया जा रहा था। भारत विरोधी तत्व इसी बात का फायदा उठाकर निरंतर भारत विरोधी सामग्री प्रकाशित कर रहे थे तथा भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे थे। अतः ऐसे तत्वों पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है। हालांकि कुछ आलोचक इन नियमों की यह कहकर आलोचना भी कर रहे हैं कि इनके माध्यम से सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का प्रयास कर रही है। मगर ध्यान दें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी देश की साख पर बट्टा लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि भारत के संविधान में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने से संबंधित कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, जिनकी चर्चा हम अपनी वीडियो के आगामी खंड में करेंगे। हम आपको यहां बता दें कि इन नियमों को अधिसूचित करने के माध्यम से भारत में पहली बार ऐसा किया गया है कि सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, वेबसाइट्स इत्यादि को कानूनी नियामक ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। बहरहाल अब तक हमने YouTube जैसे मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स के विनियमन से संबंधित नियम और अधिनियम के बारे में चर्चा की। अब हम यह समझेंगे कि आखिर भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है तथा इसके संबंध में भारतीय संविधान, भारत की न्यायपालिका और भारत सरकार के अधिनियम विनियम इत्यादि क्या कहते हैं। तो आइए अब हम सर्वप्रथम भारतीय संविधान की बात करते हैं कि आखिर संविधान में कहाँ प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात की गई है। दरअसल भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कुल 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के इसी भाग के अनुच्छेद 19(1)(a) में मीडिया सहित भारत के समस्त नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ विशिष्ट अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इस बात की पुष्टि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक आदेश में की। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 के साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया था कि भारत में प्रेस को दी गई स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान किए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। इसी मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रेस को सामान्य नागरिकों के समान ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। आपको बता दें कि यदि भारतीय संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या को लेकर कोई जटिलता उत्पन्न होती है तो संविधान के किसी प्रावधान का निर्वचन यानी व्याख्या अर्थात इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1985 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में जानने का अधिकार अर्थात राइट टू नो भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि किन तथ्यों के आधार पर सरकार का संचालन हो रहा है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को इस संबंध में सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है कि उसके द्वारा चुनी गई सरकार किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। इस मामले में दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही आदेश आगे चलकर वर्ष 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की आधारशिला भी बना।
अतः यदि मीडिया द्वारा सरकार से किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है या सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना मांगी जाती है तो यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संबंध में ये आदेश दिया है कि मीडिया पर प्री सेंसरशिप लागू नहीं की जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना जाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर प्री सेंसरशिप क्या होती है। दरअसल प्री सेंसरशिप का आशय है कि किसी भी सामग्री का प्रकाशन किए जाने से पहले सरकार से उसकी मंजूरी लेना तथा सरकार के आदेशानुसार ही प्रकाशित की जाने वाली सामग्री की मात्रा व स्वरूप का निर्धारण करना। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय मीडिया ने कभी ऐसा दौर देखा है कि उसे प्री सेंसरशिप का सामना करना पड़ा हो। इसका जवाब है जी हाँ। असल में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने वर्ष 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर घोषित किया गया यह राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक यानी लगभग 21 माह तक जारी रहा था। उस दौरान भारतीय मीडिया पर सरकार ने प्री सेंसरशिप आरोपित की थी। उस स्थिति में मीडिया व भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अत्यधिक सीमित कर दिया गया था या यूं कहें कि उसे लगभग समाप्त कर दिया गया था। उस दौर में मीडिया को हर एक खबर का प्रकाशन करने से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य रूप से लेनी होती थी। उस समय मीडिया किसी भी ऐसी सच्ची खबर का प्रकाशन भी नहीं कर सकती थी जिसमें सरकार की आलोचना निहित हो और जो इसका पालन नहीं करता था उसे प्रत्यक्षतः जेल में डाल दिया जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि उस दौर में लगभग 1 लाख से अधिक विरोधी राजनेताओं, पत्रकारों व सरकार विरोधी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान जेल में डाले गए प्रमुख नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण और राजनाथ सिंह आदि शामिल थे। गौरतलब है कि वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। आपातकाल के समय श्री राजनाथ सिंह की उम्र तो केवल 23-24 वर्ष की ही थी और वे लगभग 18 माह तक जेल में रहे थे। कारावास की अवधि के दौरान श्री राजनाथ सिंह की माताजी का स्वर्गवास भी हुआ, लेकिन उन्हें अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। यह वाकई अपने आप में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। इसके अलावा जेल में डाले गए पत्रकारों में इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ संपादक श्री कुलदीप नैयर भी शामिल थे। साथ ही उन अन्य अनेक पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया था जो सरकार के गलत कार्यों की निंदा करते थे। उस समय सरकार ने कई मीडिया घरानों की बिजली काट दी थी ताकि वे सुचारू रूप से कार्य न कर सकें। आपातकाल के दौरान सरकार ने लोगों द्वारा की जाने वाली हड़ताल और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS तथा जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों को भी सामाजिक वैमनस्य फैलाने के नाम पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का ऐसा उदाहरण ना तो देश ने उससे पहले कभी देखा था और न ही उसके बाद कभी ऐसा मंजर आया है। लेकिन इसके बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो नागरिकों और मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए गए। इस दौरान किया गया वर्ष 1978 का 44वां संविधान संशोधन अपना विशेष महत्व रखता है। इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों में मीडिया पर लगाई जाने वाली प्री सेंसरशिप को असंवैधानिक ठहराया है। अब तक हमने चर्चा की कि मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं तथा हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उन मामलों का भी जिक्र किया जिनमें मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट है, अर्थात क्या मीडिया अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी प्रकाशित कर सकती है? क्या मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी सीमा आरोपित नहीं की गई है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आरोपित किए गए हैं। अर्थात संविधान के इस अनुच्छेद में कुल ऐसे 8 कारकों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।
मगर शर्त यह है कि सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध युक्तियुक्त यानी तार्किक होना चाहिए। अर्थात सरकार संविधान में उल्लिखित कारकों के आधार पर भी मनमाने तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। और यदि सरकार द्वारा ऐसा किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार के उस अधिनियम या विनियम की जांच करता है और उसके असंवैधानिक पाए जाने पर उसे निरस्त कर देता है। तो आइए अब जानते हैं कि संविधान में आखिर वो कौन कौन से 8 बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दरअसल इन 8 बिंदुओं में से 4 बिंदु तो भारत के मूल संविधान में, अर्थात वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, में उल्लिखित थे, जबकि अन्य 4 बिंदु अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं। मूल संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला पहला आधार है राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी मीडिया द्वारा ऐसी कोई भी खबर या सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती है जो देश में आंतरिक अशांति, देश के विरुद्ध युद्ध या किसी व्यापक नुकसान वाले हिंसक अपराध को बढ़ावा देती हो। मूल संविधान में उल्लिखित दूसरा आधार था शिष्टाचार या सदाचार यानी डिसेंसी या मोरलिटी। यह संवैधानिक आधार मीडिया की ऐसी अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित करता है जो अश्लील प्रकृति की होती हैं। संविधान में उल्लिखित तीसरा आधार मानहानि यानी डिफेमेशन है, अर्थात मीडिया अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी किसी भी सामग्री या खबर का प्रकाशन नहीं कर सकती है जो किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो या उसका मान-मर्दन करती हो। मूल संविधान में उल्लिखित मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला चौथा आधार न्यायालय की अवमानना है यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अर्थात मीडिया ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं कर सकता है जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना होती हो। दरअसल न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है। इनमें पहली है दीवानी अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट और दूसरी है आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। न्यायालय की सिविल अवमानना करने का अर्थ होता है कि न्यायालय के किसी आदेश, दिशा निर्देश, रिट, डिक्री आदि की जानबूझकर अवहेलना करना, जबकि आपराधिक अवमानना से आशय है कि न्यायालय या न्यायाधीशों की निंदा करना या न्यायालय के कार्यों को बाधित करना अथवा न्यायाधीशों पर पक्षपात करने का आरोप लगाना। न्यायालय की अवमानना से संबंधित सभी मामलों का निपटारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की न्यायिक अवमाननाओं के संबंध में सजा का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे अधिकतम 6 माह की जेल की सजा या अधिकतम 2000 रुपये का आर्थिक दंड अथवा दोनों दिया जा सकता है। हालांकि अवमानना करने वाला व्यक्ति यदि न्यायालय से क्षमा मांगता है और न्यायालय उसके क्षमा मांगने से संतुष्ट भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध मुक्त भी किया जा सकता है। मगर यहाँ ध्यान दें कि यदि कोई व्यक्ति या समाचार एजेंसी किसी न्यायिक कार्यवाही का वस्तुनिष्ठ या हूबहू प्रकाशन करती है अथवा किसी न्यायिक निर्णय या कृत्य की विश्लेषणात्मक आलोचना करती है या किसी न्यायाधीश की ईमानदारी पूर्वक शिकायत करती है तो ऐसी गतिविधियों को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा। बहरहाल अब हम भारतीय संविधान में मौजूद उन अन्य 4 युक्तियुक्त निर्बंधों यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की चर्चा करते हैं जो मूल संविधान में तो उपस्थित नहीं थे लेकिन उन्हें बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। इनमें से 3 आधार तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से, जबकि एक अन्य आधार 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से शामिल किया गया है। इनमें पहला है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। इस आधार को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी व्यक्ति या प्रसारणकर्ता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी किसी भी सामग्री या खबर का प्रकाशन न करे जिससे किसी देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हों। पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही शामिल किया गया दूसरा आधार लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर था। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करते समय ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता है जिससे सामाजिक जनजीवन अस्त व्यस्त होता हो तथा समाज में अव्यवस्था फैलती हो। आपराधिक उत्तेजना यानी इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नामक तीसरा आधार भी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही संविधान के अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया गया था।
इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य चौथा आधार 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया गया था और यह था भारत की संप्रभुता और अखंडता यानी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका आशय है कि किसी को भी ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो भारतीय संप्रभुता को चोट पहुंचाती हो तथा भारतीय संघ के किसी क्षेत्र को भारत से अलग करने के लिए प्रेरित करती हो। इस प्रकार हमने उन सभी 8 आधारों की बात की जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में किया गया है। अब हम कुछ ऐसे आधारों का भी जिक्र करते हैं जिनका उल्लेख संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत तो नहीं किया गया है लेकिन वे संविधान के अन्य अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में वे कौन कौन से प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने की बात करते हैं। वस्तुतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि समाचार प्रसारणकर्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि वे खबरों का प्रकाशन करते समय संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करें। उन्हें अपनी खबरों का प्रकाशन संसदीय विशेषाधिकारों की गरिमा को बनाए रखते हुए ही करना होगा। इसके तहत यदि संसदीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि किसी सदस्य के भाषण का कोई हिस्सा सदन की कार्यवाही से निष्कासित करता है तो मीडिया को उसका प्रकाशन करने का अधिकार नहीं होगा। इसका आशय है कि विधायकों व सांसदों के विशेषाधिकारों को प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्राथमिकता दी गई है। उल्लेखनीय है कि सांसदों के विशेषाधिकारों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 105 में और विधायकों के विशेषाधिकारों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194 में किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। इनमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। यदि सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए मूल अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होते हैं। दरअसल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए कुल 3 आधार बताए गए हैं। इनमें पहला बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा युद्ध यानी वॉर और तीसरा सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन है। अब जरा यहाँ संविधान की भाषा को गौर से समझिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 358 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में उल्लिखित बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर की जाती है तो ऐसे में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अर्थात यदि भारत बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति से जूझ रहा हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है और ऐसे में नागरिकों व मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः ही प्रतिबंधित हो जाती है। इसका अर्थ है कि यदि बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को कोई अधिसूचना जारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इन 2 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप ही प्रतिबंधित हो जाएगा। यहाँ इस संवैधानिक पेंच को समझना भी आवश्यक है कि यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में उल्लिखित तीसरे आधार यानी सशस्त्र विद्रोह अर्थात आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है। मगर अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहें तो एक अधिसूचना के माध्यम से इस स्थिति में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
इसका अर्थ है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप ही निलंबित नहीं होता, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहें तो वे इस स्थिति में भी अनुच्छेद 359 का उपयोग करके अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने संविधान के अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 19 के आपसी अंतर संबंधों की जो चर्चा की वह मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संविधान में अंततः स्थापित किया गया था। दरअसल मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में उल्लिखित सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबिलियन नामक तीसरे आधार के स्थान पर आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द लिखा हुआ था। वर्ष 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी शब्द आंतरिक अशांति को आधार बनाकर देश पर राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया और अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए समस्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो गए थे। वस्तुतः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लागू होने से पहले संविधान में यह प्रावधान था कि बाह्य आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति में से यदि किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। इसी संवैधानिक व्यवस्था का लाभ उठाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था और मीडिया व नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार सहित अनेक मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। ऐसे में मोरारजी देसाई समेत अनेक विरोधी राजनेता उस काल का ग्रास बने थे। अतः जब आपातकाल की समाप्ति के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में बनी तो उन्होंने आपातकाल संबंधी इन्हीं आपत्तिजनक संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया और संसद से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित करवाया। इसके पश्चात वर्तमान व्यवस्था यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए आंतरिक अशांति जैसा शब्द संविधान में अब मौजूद नहीं है और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द आंतरिक अशांति शब्द की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता लिए हुए है। अतः अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि मूल संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार था। अर्थात वर्ष 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के कारण 1.5 वर्षों से अधिक समय तक नागरिकों व मीडिया के मूल अधिकार निलंबित रहे थे और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी शासन की मनमानी बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। बहरहाल अब तक हमने YouTube चैनल्स के विनियमन, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों और भारत सरकार के अधिनियमों व विनियमों की चर्चा की। लेकिन अब अंत में संक्षेप में उन 2 संस्थाओं के विषय में भी जान लेते हैं जो मीडिया के विनियमन के लिए गठित की गई हैं। इनमें पहली संस्था है भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और दूसरी संस्था है समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA। इनमें से सबसे पहले बात हम भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI की करते हैं। इस परिषद का गठन भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। ज़रा याद कीजिए कि 1978 वही वर्ष है जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया गया था और इससे ठीक 1 साल पहले यानी वर्ष 1977 में आपातकाल का काला दौर समाप्त हुआ था। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान सामान्य नागरिकों के साथ साथ मीडिया ने भी शासन द्वारा आरोपित अनावश्यक प्रतिबंध झेले थे और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्टप्राय कर दिया गया था। उस दौर में भारत में टेलीविज़न था तो सही, लेकिन उसकी पहुंच अत्यंत सीमित थी। अर्थात उस समय प्रिंट मीडिया ही लोगों तक खबरें पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। ऐसे में आपातकाल की प्रताड़ना मुख्यतः प्रिंट मीडिया ने झेली थी। इसीलिए विशेष रूप से प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा उनका विनियमन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 पारित किया गया था और इसके माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI की स्थापना की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह संस्था समाचार एजेंसियों के स्व विनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देती है।
इसका आशय है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई समाचार एजेंसियों के लिए मानक निर्धारित करती है तथा नैतिक आचार संहिता का निर्माण करती है, लेकिन वह समाचार एजेंसियों से इस बात की भी अपेक्षा करती है कि समाचार एजेंसियां इन मानकों का तथा नैतिक आचार संहिताओं का अपने आप ही पालन करेंगी। यदि कोई समाचार एजेंसी इन मानकों व नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो पीसीआई उनके विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करती है तथा उन्हें समन कर सकती है, यानी पूछताछ हेतु अपने समक्ष पेश होने के लिए बुला सकती है। इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। भारतीय प्रेस काउंसिल की अगर संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। अभी तक परंपरा यही रही है कि इसका अध्यक्ष सामान्यतया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसकी इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष हेतु नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का चयन एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और इस समिति के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया कोई एक व्यक्ति शामिल होता है। वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षा सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब हम भारतीय प्रेस को विनियमित करने वाली दूसरी स्वतंत्रता के विषय में जानते हैं। यह संस्था है समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA। इस संस्था का पूर्ववर्ती नाम समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBSA था। इस संस्था की स्थापना वर्ष 2008 में समाचार प्रसारण और डिजिटल संघ यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA द्वारा की गई थी। इस संघ में सभी मीडिया चैनल्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हम आपको बता दें कि NBDSA भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह स्व विनियमन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन पर कार्य करता है। यह मुख्यतः निजी टीवी न्यूज चैनल्स, करंट अफेयर्स और डिजिटल प्रसारणकर्ताओं को विनियमित करता है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नैतिक आचार संहिता व प्रसारण मानक तैयार करना तथा उनका प्रवर्तन करना है। ये प्रसारण मानक और नैतिक सिद्धांत NBDSA के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं, अर्थात ये प्रसारण मानक और नैतिक सिद्धांत मीडिया चैनल्स के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं और वे खुद ही इनका अनुपालन भी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार यह अथॉरिटी भी स्व विनियमन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इस संस्था के अध्यक्ष भी अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। बहरहाल इस वीडियो में हमने YouTube जैसे मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म्स के विनियमन, प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मामलों और संबंधित संस्थाओं के बारे में चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ पहलुओं की विश्लेषणात्मक चर्चा की तथा कुछ पहलुओं के विषय में आपको तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की। यदि सार रूप में कहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेशक सामान्य नागरिकों व मीडिया का मूल अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के राष्ट्रीय संस्थानों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अब बात चाहे किसी भी अधिकार की हो, लेकिन अंततः राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, भारत सर्वोपरि होना चाहिए। यद्यपि सरकार के समक्ष राष्ट्रीय हितों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती हमेशा बनी रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को भी इस विषय में अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों, संवैधानिक प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों आदि का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो संभवतः आप यह महसूस कर रहे होंगे कि आपको YouTube चैनल्स के विनियमन और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में पहले की तुलना में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त है। यदि हम आपके ज्ञान में लेश मात्र भी इजाफा कर पाए हैं तो हम अपने इस प्रयास को सफल समझेंगे। इससे पहले आपने हमारी OPS, NPS और UPS वाली वीडियो को अत्यधिक प्यार दिया, इसके लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि अब तक की तरह ही हम अपनी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को पूर्णतः निष्पक्ष बनाए रखेंगे तथा कानून के दायरे में रहते हुए
व राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित के मुद्दे निरंतर उठाते रहेंगे। अपनी आज की इस खबर में इतना ही। आगे किसी नई खबर के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।